आम इंसान भी इंसेंस ऑफरिंग्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। यह साबित करने के लिए मैंने अपनी स्टैचू को एक टाओइस्ट टेम्पल के अंदर रख दिया। यहाँ तक कि स्टैचू को ज्यादा स्पिरिचुअल चार्म देने के लिए मुझे अपने दादाजी की ग्रेव खोदने से भी कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने उनके बड़े बड़े गोल्ड टीथ निकाल लिए, उन्हें पीस कर पाउडर बनाया और उस पाउडर को स्टैचू के अंदर मिला दिया। लेकिन इतना करने के बाद भी मुझे लगा कि मेरी श्रद्धा अभी भी पर्याप्त नहीं है। वह चुपके से एक बार फिर टेम्पल में घुस गया। उसने बुधा स्टैचू पर चढ़ा हुआ गोल्डन लैकर खुरच लिया और उसे पूरी स्टैचू पर लगा दिया। ये सब इसलिए क्योंकि इस दुनिया में गॉड्स उतर चुके थे। हर इंसान किसी न किसी टाओइस्ट टेम्पल से बाउंड होता है। लोगों को प्रोटेक्शन पाने के लिए टेम्पल के डीटीज की वर्शिप करनी पड़ती है, लेकिन हर टाओइस्ट टेम्पल में कोई डीटी नहीं होता। सिर्फ वही टेम्पल जिन्हें गॉड ने चुना है उनमें डीटी मौजूद होता है। और बदकिस्मती से मैं वही इंसान था जिसे गॉड ने छोड़ दिया था। इसलिए जिंदा रहने के लिए मेरे पास खुद को गॉड बनाकर पेश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं अचानक टेम्पल की ऑफरिंग टेबल पर रखी मिट्टी की उस मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह लगातार मेरा नाम जोर जोर से पुकार रहा था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिट्टी की वह मूर्ति सचमुच मेरी तरह दिखती होगी। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि बिल्ट इन फॉलोअर चैट ग्रुप के अलावा ऐसा लग रहा था जैसे मुझे स्टैचू की पर्सपेक्टिव भी मिल गई हो। मुझे एक और ग्रुप में ऐड कर दिया गया जिसका नाम था गॉड मैनेजमेंट ग्रुप। उसके अंदर मौजूद गॉड्स बड़े उत्साह से चैट कर रहे थे। उनकी बातचीत से मुझे कई बेहद जरूरी जानकारियां मिली। पहली, 1 घंटे बाद खतरा आने वाला था और टाओइस्ट टेम्पल की स्टैचूज ही जीवित रहने का इकलौता सहारा थी। दूसरी, हर डेटी स्टैचू को इंसेंस ऑफरिंग्स की जरूरत होती थी, वरना वह अपनी इफेक्टिवनेस खो देती। और बर्निंग इंसेंस इस पूरी भूमि में अलग अलग जगह छिपी हुई थी। समय बहुत कम था, मेरे पास ज्यादा सोचने का मौका नहीं था। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला मेरी आंखों के सामने का नजारा देखकर मेरे पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छूट गया। दरवाजे के बाहर एक विशालकाय आकृति बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा नीला था और लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसके नाखून बेहद लंबे, पतले और बेहद तेज थे। उन पर अब भी हल्का सा खून बह रहा था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अपने आप एक शब्द उभरा, इक्वे। खुशकिस्मती से फिलहाल वह चीज हिल नहीं सकती थी। मेरे दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। मैं बहुत सावधानी से उस ईविल क्रीचर से बचते हुए किनारे किनारे निकला और टेम्पल से बाहर आ गया। इस समय बाहर चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाऊं। अगर मैंने बिना सोचे समझे कदम बढ़ाया तो मैं इस घने कोहरे में जरूर भटक जाऊंगा। इसलिए मैंने फॉलोअर चैट ग्रुप खोल लिया। सोचा शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। कोई ब्रो मुझे प्राइवेट चैट में मैसेज करके खाने की कोई चीज देगा। लुएन फैमिली भूखी है। मेरे पास वाटर और एक नाइफ है। मैं इन्हें खाने की किसी चीज के बदले एक्सचेंज करना चाहता हूँ। तभी मुझे पता चला कि प्राइवेट चैट के जरिए आइटम्स भेजे जा सकते हैं। मैंने चुपचाप इस अहम जानकारी को याद कर लिया। तभी मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। मैंने दोबारा गॉड मैनेजमेंट ग्रुप खोल लिया। उनकी बातचीत से मुझे पता चला कि मुझसे ज्यादा दूर नहीं एक टाओइस्ट टेम्पल में बर्निंग इंसेंस मौजूद थी। ये सुनकर मैं मन ही मन बेहद खुश हो गया ताकि गॉड्स को कोई शक ना हो। मैंने पहले जानबूझकर वहीं खड़े खड़े इधर उधर देखने का नाटक किया। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ा। वाकई कुछ ही मिनट बाद मेरे सामने सचमुच एक टाओइस्ट टेम्पल दिखाई दिया। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा मैंने देखा कि टेम्पल के लकड़ी के दरवाजे की दरारों से लाल रंग का लिक्विड बाहर रिस रहा था। हवा में सड़ांत की तेज बदबू फैली हुई थी। हालांकि मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन मुझे पता था कि अभी डरने का समय नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और अचानक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया। मैंने खुद को पहले से तैयार कर रखा था, लेकिन जब मैंने जमीन पर पड़ी बिना सिर वाली लाश देखी तो मेरा शरीर फिर भी हल्का सा कांप उठा। मैंने अपनी मितली को किसी तरह दबाया और पूरे टेम्पल की तलाशी लेने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सचमुच कुछ काम की चीजें मिल जाएंगी। मुझे 7 पैकेट एक्सपायर्ड इंस्टेंट नूडल्स, लकड़ियों का एक ढेर, एक लाइटर, एक खाली वाटर बॉटल और एक जंग लगा फ्रूट नाइफ मिला। लेकिन सबसे जरूरी चीज बर्निंग इंसेंस कहीं नहीं थी। कोई रास्ता नहीं था। मुझे फिर से गॉड मैनेजमेंट ग्रुप देखना पड़ा। इतियन ने मरते दम तक भी नहीं सोचा होगा कि इंसेंस इस लाश के पेट के अंदर छिपी हुई है। मेरे दिल में फिर से डर की लहर दौड़ गई। छोड़ो, करना ही पड़ेगा। मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे इंसेंस न मिलने की वजह से मैं बेहद निराश हूँ। फिर गुस्से का नाटक करते हुए मैंने डैगर से लाश पर कई वार किए और उसके बाद ऐसा दिखाया जैसे मुझे गलती से उसी लाश के अंदर बर्निंग इंसेंस मिल गई हो। अफसोस, अगर उसे लाश के नीचे की वह मुलायम मिट्टी मिल जाती। उसी पल एक डीटी की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैं एक पल के लिए रुक गया। मन हुआ कि पीछे हट जाऊं, लेकिन ऐसा करना थोड़ा ज्यादा बनावटी लगता। तभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैंने जानबूझकर लाश से ठोकर खाई, फिर उठकर उसे जोर से लात मार दी और इस तरह मुझे बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से लाश के नीचे एक ऑयल लैंप मिल गया। उसी समय उसके ऊपर तैरता हुआ एक डिस्क्रिप्शन भी सामने आ गया। डिवाइन ऑब्जेक्ट, चांट लैंप। यह एक बेहद रेयर सेक्रेड ऑब्जेक्ट था। अगर इसे इंसेंस बर्नर के पास रखा जाए तो गॉड्स को चढ़ाई जाने वाली इंसेंस ऑफरिंग्स 2 गुनी हो जाती थी। मैंने खुशी खुशी दोनों चीजें अपने सीने से लगा ली और टेम्पल से बाहर निकल आया। लेकिन सामने से एक आदमी और 2 औरतें मेरी तरफ आ रहे थे। उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ा सा स्कार था। उसकी मांसपेशियां साफ
बता रही थी कि उससे उलझना आसान नहीं होगा। मैं सावधानी से किनारे हटकर उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस ताकतवर आदमी ने हाथ बढ़ाकर मेरा कंधा पकड़ लिया। ब्रो, रिसोर्सेज ढूंढते ढूंढते हम रास्ता भटक गए हैं, क्या तुम हमें अपने टेंपल तक ले जा सकते हो? मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गया ये लोग मुझसे चिपकना चाहते थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी और मैं अकेला था। सीधे मुकाबले में लड़ना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। इसी सोच के बीच मुझे दरवाजे पर खड़ी एक्वे याद आ गई और मेरे दिमाग में तुरंत एक प्लान बन गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रो तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन मुफ्त में तो यहाँ नहीं रह सकते, है ना ब्रदर? आज रात सब कुछ तुम्हारा होगा। ये सुनते ही मैंने जानबूझकर एक हवसी सी एक्सप्रेशन बना ली। बात करते करते मैंने उनमें से एक लड़की के गाल पर हल्के से हाथ फेर दिया। ये देखकर उस ताकतवर आदमी का गुस्सा फूटने ही वाला था, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोक लिया। वह मुस्कुराया और बोला, जरूर छोटे भाई, चिंता मत कर। मैंने बिना झिझके दोनों लड़कियों को बाहों में भर लिया और पीछे देखे बिना आगे चलता गया। वह ताकतवर आदमी हमारे पीछे पीछे चलने लगा। उसका चेहरा और भी काला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों में साफ गुस्सा चमक रहा था और मैं जानबूझकर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब टेंपल अब 100 मीटर से भी कम दूर रह गया, मैंने अचानक दोनों लड़कियों को जोर से पीछे धक्का दे दिया और फिर अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से टेंपल के अंदर भाग गया। जब तक उन्हें समझ आया क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर निकल, अंदर छिपकर कौन सी स्किल दिखा रहा है? लेकिन उस समय टेंपल के अंदर मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। मैंने तुरंत अपनी जेब से 3 इंसेंस स्टिक्स निकाली और उन्हें इंसेंस बर्नर में लगा दिया। साथ ही मैंने चांट लैम्प भी आराम से उसके बगल में रख दिया। फिर मैंने पूरी श्रद्धा से स्टैच्यू के सामने 3 बार झुककर प्रणाम किया। अगले ही पल मेरे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। 60 फेथ पॉइंट्स प्राप्त हुए, 60 इंसेंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। उसी समय टेंपल के बाहर से लोगों की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसके बाद चारों तरफ पूरी खामोशी छा गई। फिर एक अजीब सी चबाने की आवाज आने लगी। वह आवाज ज्यादा देर तक नहीं चली। कुछ ही पल बाद सब फिर से शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल दरवाजे को नाखूनों से खरोंचने की तेज आवाज गूंज उठी। लकड़ी के उस चरमराते दरवाजे की ड्यूरेबिलिटी तेजी से गिरने लगी। आखिर में वह सिर्फ 1/30 ही बची। तभी जाकर बाहर की हलचल आखिरकार पूरी तरह शांत हो गई। मैंने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। पूरा शरीर वहीं जमीन पर ढेर हो गया। खुद को थोड़ा शांत करने के बाद मैंने फिर से गॉड मैनेजमेंट ग्रुप खोल लिया। इस समय तक पूरा ग्रुप खुशी से झूम रहा था। उनकी बातचीत से मैंने तुरंत कई अहम जानकारियां निकाल ली। पहली, जितने ज्यादा डिवोट बिलीवर्स होंगे उतनी ही ज्यादा इंसेंस ऑफरिंग्स मिलेंगे। एक बिलीवर से अधिकतम 10 पॉइंट्स तक मिल सकते थे। दूसरी, कॉर्प्सेस भी स्टैच्यू के लिए बेहद फायदेमंद थे। मैंने यह सारी जानकारी याद कर ली। फिर मैं उस जर्जर टूम गेट के पास पहुंचा। सिस्टम इंटरफेस अपने आप खुल गया। उसमें सेकेंडरी गेट को अपग्रेड करने के लिए जरूरी मटेरियल्स और ऑफरिंग पॉइंट्स दिख रहे थे। एक जिन, लगभग 500 ग्राम वुड, 20 फेथ पॉइंट्स। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के टेंपल से मिले सभी सप्लाईज निकाल ली और उन्हें लकड़ी के गेट के सामने रख दिया। अगले ही पल वुड जादू की तरह गायब हो गई। पूरे गेट में जबरदस्त बदलाव आने लगा। सिर्फ टूटे हुए गड्ढे ही नहीं भर गए, बल्कि पूरा गेट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ठोस बन गया। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़कर 50/50 हो गई। लेकिन जैसे ही मैं आगे अपग्रेड करने वाला था, सिस्टम ने अचानक एरर अलर्ट भेज दिया। पता चला मेरे पास 3rd लेवल गेट का ब्लूप्रिंट ही नहीं था। मटेरियल्स और फेथ पॉइंट्स तो मौजूद थे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। मैंने फैसला किया कि बचे हुए मटेरियल से पहले इंसेंस बर्नर को अपग्रेड करूंगा। आखिर अगर उसमें कुछ और इंसेंस स्टिक्स लग सकें तो मिलने वाला रिटर्न कई गुना बढ़ जाएगा। मैं इंसेंस बर्नर के पास गया। सिस्टम ने दिखाया 500 ग्राम ब्लड मड की कमी, 30 फेथ पॉइंट्स की कमी। फेथ पॉइंट्स जुटाना आसान था, लेकिन ये ब्लड मड मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैंने बिलीवर चैट ग्रुप खोल लिया। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि ये रियलिटी शो है। मैंने स्टैचू तोड़ दी। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तुम लोग अभी तक जिंदा हो। ये स्टैचू सच में बहुत परेशान करती है। बार बार इंसेंस और ह्यूमन फ्लैश मांगती रहती है। क्या इसके अंदर कोई स्पेशल रिएक्शन डिवाइस लगा हुआ है? ज्यादातर लोगों को अब भी यही लग रहा था कि ये कोई लाइव एक्शन सर्वाइवल शो है, लेकिन मैं किसी सेंट बनने का इरादा नहीं रखता था। मैंने तुरंत ग्रुप में एक ट्रेडिंग मैसेज भेज दिया। मेरे पास 7 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स हैं। किसके पास फ्रेग्रेंट रूट से लाल हुई मिट्टी यानी ब्लड मडी है? मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। हाँ। क्या ये आदमी बेवकूफ है? इतनी बेकार चीज के बदले इंस्टेंट नूडल्स दे रहा है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। चारों तरफ मेरा मजाक उड़ने लगा, लेकिन आखिर में मुझे बड़ी आसानी से वही चीज मिल गई जिसकी मुझे जरूरत थी। असल में मेरा इरादा इन्हीं मटेरियल से तुरंत इंसेंस बर्नर अपग्रेड करने का था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मुझे याद आया मेरे गॉड अवतार की एबिलिटी। सिर्फ 3 इंसेंस पॉइंट्स खर्च करके मैं एक पोर्शन फूड क्रिएट कर सकता था। तो अगर मैं सारी इंसेंस ऑफरिंग्स को फूड में बदलकर ट्रेडिंग करूं तो क्या मुझे बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा? सोचना क्या था, करके देखते हैं। मैंने तुरंत हाथ हिलाया। पूरे 60 इंसेंस पॉइंट्स फूड में एक्सचेंज कर दिए। आखिर में मुझे सिर्फ 3rd लेवल गेट का मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट ही नहीं मिला, बल्कि लेवल 1 पीचवुड स्वॉर्ड का ब्लूप्रिंट भी मिल गया। शुरुआत में ग्रुप के लोगों को लगा कि उन्हें मेरे जैसा बेवकूफ मिल गया है, लेकिन जब एक्वे धीरे धीरे कुछ लोगों के टेंपल के बाहर दिखाई देने लगी, तभी सबको एहसास हुआ कि असल में बेवकूफ तो वही बन गए थे। एक ही पल में पूरा ग्रुप मुझ पर भड़क उठा। कुछ समय के लिए मैं पूरे ग्रुप का सबसे बड़ा विलन बन गया, लेकिन मैंने कोई सफाई नहीं दी। बस चुपचाप
चुपचाप चैट विंडो बंद कर दी। ये लोग पहले से कहां बाहर निकले थे? एक ऐसा झुंड जो टेम्पल का दरवाजा तक पार करने की हिम्मत नहीं करता था, सिर्फ टेम्पल में छिपे रहना चाहते थे। तो फिर उनकी हालत के लिए मैं कैसे जिम्मेदार होता? उसके बाद मैंने इंसेंस बर्नर को लेवल 2 तक अपग्रेड कर दिया। पूरा इंसेंस बर्नर साफ तौर पर पहले से बड़ा हो गया। अब उसमें कुल 6 इंसेंस स्टिक्स लगाई जा सकती थी, यानी पहले से 3 ज्यादा। इसके बाद मैंने अभी मिला ब्लूप्रिंट निकाला। मेरा इरादा गेट को लेवल 3 तक अपग्रेड करने का था, लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। मैंने कहा था ना, भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये आवाज उसी मस्कुलर मैन की थी, लेकिन क्या वह मर नहीं गया था? मैं उलझन में पड़ गया। उसी समय गॉड मैनेजमेंट ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया। इतनी जल्दी पहला चैंग गोस्ट पैदा हो गया। चैंग गोस्ट रीइंकार्नेशन साइकिल में प्रवेश नहीं करता। इसे सिर्फ पीचवुड सोर्ड जैसी स्पेशल वेपन ही खत्म कर सकती है। अगर इसे लंबे समय तक नहीं मारा गया तो यह वॉल पेनिट्रेशन टैलेंट भी डेवलप कर सकता है। तो वह चांग गोस्ट बन चुका था। रुको, पीचवुड सोर्ड। मैंने तुरंत 3rd लेवल गेट का ब्लूप्रिंट वापस रख दिया और लेवल 1 पीचवुड स्वॉर्ड का क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट निकाल लिया। मैंने ध्यान से जरूरी मटेरियल्स देखे। खुशकिस्मती से मेरे पास सारी चीजें पहले से मौजूद थी। मैंने तुरंत सिस्टम का क्रिएट बटन दबा दिया। कुछ ही देर बाद हवा में हल्की सी लकड़ी की खुशबू फैल गई। धड़ाम, एक चीज जमीन पर आ गिरी। पीचवुड स्वॉर्ड सफलतापूर्वक क्राफ्ट हो चुकी थी। मैंने उसे हाथ में उठा लिया, हल्के से 2 बार घुमाया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोल दिया। इतना चिल्ला क्यों रहा है? बहुत शोर मचा रखा है। मेरी अचानक आई आवाज सुनकर बाहर खड़ा मस्कुलर मैन एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बदला लेने का मौका उसके सामने ही था। वह इसे हरगिज नहीं छोड़ने वाला था। हालात समझते ही वह दहाड़ते हुए मेरी तरफ झपट पड़ा। मैंने पीचवुड स्वॉर्ड मजबूती से पकड़ ली। जब वह मुझसे बस कुछ ही कदम दूर रह गया, मैंने पूरी ताकत से उसकी खोपड़ी पर सोड चला दी। एक दर्दनाक चीख के साथ उसके सिर का ज्यादातर हिस्सा कटकर अलग हो गया और जहां सोड लगी थी वहां लगातार आग जलने लगी। चटकती हुई लपटें धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गईं। वह डर के मारे जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। कुछ ही पल बाद वह भयंकर आग में पूरी तरह जल गया और इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी जगह बस एक हीरे के आकार का क्रिस्टल बचा रह गया। मैंने जिज्ञासा से उसे उठा लिया। गोस्ट स्पिरिट क्रिस्टल। ये सोल पर हमला करने वाले गोस्ट की शक्ति का क्रिस्टल था। उसी समय सिस्टम की आवाज अपने आप मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर मेरी नजर उस बिना सिर वाली लाश पर गई, क्योंकि मैंने गॉड मैनेजमेंट ग्रुप में सुना था कि कॉर्प्सेस भी स्टैचू के लिए फायदेमंद होते हैं। मैं जैसे ही उस बॉडी को घसीटकर टेम्पल के अंदर लाया, अंदर की स्टैचू जोर जोर से कांपने लगी। अब समझ आया फॉलोअर्स को कंज्यूमेबल्स क्यों कहा जाता है। एक पल के लिए मैंने गहरी सांस भरी, फिर मस्कुलर मैन की बॉडी और घोस्ट स्पिरिट क्रिस्टल दोनों ऑफरिंग टेबल पर रख दिए। अगले ही पल दोनों गाढ़े धुएं में बदल गए और हवा में समा गए। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरी अपनी स्टैचू पहले से कहीं ज्यादा ठोस हो गई थी। मैंने तुरंत गॉड पैनल खोलकर देखा। जैसा मैंने सोचा था, गॉड डिवाइन स्पिरिट सचमुच और मजबूत हो गई थी। अब बारी थी अपने शरीर को मजबूत करने की। मैंने 10 इंसेंस पॉइंट्स खर्च कर दिए। गॉड एवेटार से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। मैं पूरी तरह होली लाइट में नहा गया। पूरे शरीर में एक बेहद आरामदायक एहसास फैल गया। कुछ पल पहले तक जो नींद और थकान महसूस हो रही थी, वह पूरी तरह गायब हो गई। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट था। मैंने फिर से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देखी। चैंग गोस्ट को मारने के बाद मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिले थे। शायद इन्हीं से फॉलोअर लेवल बढ़ता होगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन सीधे 5 पॉइंट्स बढ़ गई थी, लेकिन सिर्फ इन 5 पॉइंट्स से ही मेरे शरीर में इतना बड़ा बदलाव आ गया था। समय बर्बाद करने का सवाल ही नहीं था। वैसे भी मेरे पास अभी 50 इंसेंस पॉइंट्स बाकी थे। बेहतर होगा थोड़ी और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा लूं। मैंने एक ही बार में 40 इंसेंस पॉइंट्स खर्च कर दिए। मेरी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बढ़कर 33 पॉइंट्स पहुंच गई। सुरक्षा के लिए मैंने 10 इंसेंस पॉइंट्स बचाकर रख दिए। ये सब खत्म करने के बाद मैंने फिर से बिलीवर चैट ग्रुप खोल लिया। देखना चाहता था कोई काम की इंटेलिजेंस मिलती है या नहीं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा लॉन्ग ऑन्टियन नाम का एक आदमी बड़ी शान से डींगे हाँक रहा था। सुनो सब लोग, ये मॉन्स्टर्स अजय नहीं है। ह्यूमैनिटी की रोशनी एक बार फिर इस दुनिया पर जरूर चमकेगी। मैं तुम सबको घेराबंदी से बाहर निकालूंगा। लॉन्ग ऑटियन तो कोबी के येतियन से भी अनगिनत गुना ज्यादा ताकतवर है। लॉन्ग ब्रो कमाल है। ह्यूमैनिटी अमर रहे। मैंने ग्रुप के इन तानों और तारीफों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि इस दुनिया में मैं सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता हूँ। मैंने चैट इंटरफेस बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। मैंने टेम्पल का दरवाजा खोल दिया। बाहर ठंडी हवा जोरों से चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस पानी के बहने की आवाज गूंज रही थी। मैंने पीचवुड स्वॉर्ड की पकड़ और मजबूत कर ली। मेरी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। याद रखना, अभी नाइट टाइम था। यही वह समय था जब इक्वे दिखाई देती थी। देखो, येतियन सचमुच बाहर निकल गया। सुबह का घना कोहरा बिलीवर्स को रिसोर्सेज खोजने नहीं देता था। हालांकि रात में खतरा कई गुना ज्यादा था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात, हर गुजरती रात के साथ इक्वे और भी ताकतवर होती जा रही थी। आज की रात उसे मारने का सबसे सही मौका था। किसी को नहीं पता था कि पहला किल किस फॉलोअर के नाम होगा और कौन लॉर्ड गॉड का रहस्यमयी ग्रैंड प्राइज जीतेगा। ये सारी बातें मैंने गॉड मैनेजमेंट ग्रुप में सुन ली थी। इन्हीं बातों ने मेरे एडवेंचर पर निकलने के इरादे को और भी मजबूत कर दिया। करीब 5 मिनट तक लगातार
लगातार चलने के बाद अचानक पेड़ का तना टूटने की तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। मैं तुरंत अलर्ट हो गया। अगले ही पल आधे बाघ जैसी एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। फिर जंगल के अंदर से एक लंबी काली आकृति सड़ांध भरी बदबू के साथ बाहर आ गई। वह नाइट इक्वे थी। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत पीचवुड स्वॉर्ड उठाकर वॉर रोक लिया। जैसे ही दोनों टकराए उसकी भयानक ताकत से मेरी हथेली सुन्न पड़ गई। पीचवुड स्वॉर्ड लगभग मेरे हाथ से छूट ही गई। मैंने तुरंत पूरी ताकत लगाई और उसे थोड़ी दूरी बना ली। दुष्ट राक्षस, आज तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। खुद को संभालते ही मैं जोर से चिल्लाया, फिर पूरी ताकत से सोर्ड घुमाकर सीधे इक्वे पर हमला कर दिया। इक्वे पूरी तरह मेरे सामने आ गई। अब उसका शरीर मेरे लिए एक आसान टारगेट बन चुका था। मेरे हर वार से उसके शरीर पर गहरे घाव बनते जा रहे थे। आखिर में जब मेरी आखिरी सोर्ड ने उसका आधा सिर काट दिया तो इक्वे ने एक दर्दनाक चीख मारी और अगले ही पल वह काले धुएं के गुब्बार में बदलकर फट गई। उसकी जगह एक एंशिएंट बुक, एक टैलिस्मन पेपर और एक रिंग गिर पड़े। डिंग, बधाई हो, आप पहले बिलीवर बने हैं जिसने फर्स्ट किल हासिल किया है। उत्साहित होकर मैंने सभी आइटम्स उठाए और एक एक करके देखने लगा। सबसे पहले एंशिएंट बुक, बिगिनर डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक। मैंने बिना देर किए बुक खोल दी। अगले ही पल पूरी एंशिएंट बुक जलकर राख हो गई और उसकी जगह ब्लेड टेक्निक का पूरा ज्ञान सीधे मेरे दिमाग में समा गया। इसके बाद मैंने टैलिस्मन पेपर और रिंग उठाई। स्लेव टैलिस्मन, ये किसी बिगिनर बिलीवर को आपका स्लेव बना सकती है, लेकिन बिलीवर को अपनी इच्छा से यह स्वीकार करना होगा। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे रिंग देखकर हुई। ये कोई साधारण रिंग नहीं थी, ये तो लेजेंडरी स्टोरेज रिंग निकली। ऐसी चीजें तो सिर्फ नॉवेल्स में ही होती थी, लेकिन अब ये मेरे हाथ में थी। इसका मतलब साफ था, अब रिसोर्सेज कलेक्ट करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। इतनी बड़ी हार्वेस्ट मिलने के बाद मेरा मूड बेहद अच्छा हो गया। मैंने अपना इंफॉर्मेशन पैनल भी खोल लिया। तभी पता चला कि फॉलोअर्स का लेवल सीधे इंसेंस ऑफरिंग्स से जुड़ा हुआ था। एक बिगिनर बिलीवर ज्यादा से ज्यादा 10 इंसेंस पॉइंट्स ही दे सकता था, इसलिए अभी सबसे जरूरी काम था नाइट इक्वे के शुरुआती कमजोर स्टेज का फायदा उठाना, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करना और जल्दी से लेवल अप करना। लेकिन मैंने तुरंत अगली इक्वे ढूंढने की जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले मैं वापस अपने टाओइस्ट टेंपल लौटा। मैंने टेंपल की सारी चीजें स्टोरेज रिंग में रख दी ताकि अगर कोई टेंपल में घुस भी जाए तो कुछ हाथ न लगे। लेकिन जब मैंने स्टैचू भी रिंग में रखने की कोशिश की तभी सिस्टम नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में गूंज उठी। स्टैचू और टेंपल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर स्टैचू को जबरदस्ती हटाया गया तो यह टॉयज टेंपल पूरी तरह बेकार हो जाएगा। मजबूर होकर मुझे स्टैचू वहीं छोड़नी पड़ी और मैं फिर से बाहर निकल पड़ा। इस बार मैंने दूसरी दिशा में जाने का फैसला किया। करीब 300 मीटर लगातार चलने के बाद मुझे सामने कई टाओइस्ट टेंपल्स दिखाई दिए, लेकिन उनमें से ज्यादातर पूरी तरह अंधेरे में डूबे हुए थे। मैंने अपनी चाल तेज कर दी और जल्द ही सबसे नजदीकी टॉयस्ट टेंपल तक पहुंच गया। मैंने बिना सोचे दरवाजे पर जोरदार लात मारी। अंदर एक विशाल गोल मेज रखी हुई थी। उस पर 3 लाशें करीने से रखी थीं। लेकिन अब मैं सामने से इक्वे को मार चुका था। ऐसे नजरदारों की मुझे आदत हो चुकी थी। मैंने बस एक नजर डाली और तुरंत रिसोर्सेज ढूंढने में लग गया। कुछ ही देर में मुझे अच्छी हार्वेस्ट मिल गई। लेवल 4 बिहेडिंग ब्रॉडसोर्ड का क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट, लेवल 1 इटर्नल लैंप का मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट, एक पैकेट रेड डबल हैप्पीनेस सिगरेट्स। वाकई ये बहुत शानदार हार्वेस्ट थी। मेरे पास इन्हें ध्यान से देखने का समय नहीं था। मैंने तुरंत सभी चीजें स्टोरेज रिंग में डाल दी और बिना रुके अगले तायोस्ट टेंपल की तरफ बढ़ गया। लेकिन इस टेंपल के अंदर मुझे एक नाइट इक्वे मिल गई। मैंने तुरंत सोर्ड से उसका हमला रोक लिया। डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक और मेरी बढ़ी हुई फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों मिलकर मुझे बेहद खतरनाक बना चुके थे। ज्यादा देर तक लड़ाई चली ही नहीं। नाइट इक्वे जल्द ही मेरी स्वॉर्ड की एक और शिकार बन गई। उसके गायब होने के बाद जमीन पर एक वाटरमेलन नाइफ रह गई। उसी समय मेरे पूरे शरीर में नीली रोशनी दौड़ गई। बधाई हो, आप इंटरमीडिएट बिलीवर बन चुके हैं। मुझे इसमें कोई खास हैरानी नहीं हुई क्योंकि मेरी पूरी नजर जमीन पर पड़े वाटरमेलन नाइफ पर थी। पैरालाइसिस ब्लेड, इस नाइफ का हर वार दुश्मन को 1 सेकंड के लिए पैरालाइज कर देता था और पैरालाइज स्टेट में दुश्मन की सारी गतिविधियां 10 गुना धीमी हो जाती थी। ये तो सचमुच एक आर्टिफैक्ट था। उत्साह शांत होने के बाद मैंने पूरे टेंपल को एक एक कोना छान मारा। जब पूरी तरह यकीन हो गया कि कुछ भी छूटा नहीं है तभी मैं अगले टाओइस्ट टेंपल की तरफ बढ़ा। पहले की तरह मैंने सबसे पहले दरवाजे पर जोरदार लात मारी, लेकिन इस बार लकड़ी का दरवाजा टूटा ही नहीं। उसकी जगह ऊपर नंबर 2 दिखाई दिया, मतलब अंदर बिलीवर्स मौजूद थे। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस मुड़कर चल पड़ा। लेकिन मैंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तुरंत अलर्ट होकर पलटा। दरवाजे के अंदर से एक स्टूडेंट जैसा मासूम चेहरा बाहर झांक रहा था। बिग ब्रदर, मेरा नाम जंग पेपे है, क्या आप मुझे एक इंसेंस स्टिक दे सकते हैं? मुझे चुप खड़ा देखकर वह घबरा गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के सामने के 2 बटन खोल दिए। ग्रुप में लोगों की दर्दनाक चीखें और लगातार ग्रे होते अवतार्स देखकर वह सचमुच डर चुकी थी। असल में इस समय मैं भी सोच में पड़ गया था। अभी मेरे गॉड अवतार के पास फॉलोअर के नाम पर सिर्फ मैं खुद था। भविष्य में इतनी कम इंसेंस पावर बिल्कुल पर्याप्त नहीं होगी और संयोग से मेरे पास स्लेव टैलिस्मन भी था, लेकिन उसे अपनी इच्छा से यह स्वीकार करना पड़ता। मैंने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। जांग पेपे खुशी से खिल उठी। वह तुरंत बाहर आने लगी, लेकिन मैंने अचानक अपनी बात बदल दी।
मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। पहले तुम्हें अपनी खुद की स्टैच्यू उखाड़नी होगी। उसकी मुस्कान उसी पल जम गई। डिवाइन प्रोटेक्शन खोने का मतलब था सीधी मौत। मैंने उसे संभलने का जरा भी मौका नहीं दिया। मैंने ठंडी आवाज में आगे कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। पहली, अपनी स्टैच्यू नष्ट करो और मेरा स्लेव बनकर जिंदा रहो। दूसरी, ताओइस्ट टेंपल में सम्मान के साथ मरने का इंतजार करो। मेरी बात सुनकर जांग पेइपेइ ने अपने दांत भींच लिए। समझ नहीं आ रहा था वह डर रही थी या गुस्से में थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जब मुझे लगा कि वह मेरा प्रस्ताव ठुकरा देगी, तभी उसने आखिरकार धीरे से पूछा, बिग ब्रदर, अगर मैं आपकी स्लेव बन गई तो मैं जिंदा रह पाऊंगी, है ना? मैंने ठंडे भाव से सिर हिला दिया। जांग पेइपेइ ने फिर कुछ नहीं कहा। वह बिना कुछ कहे मुड़ा और टेंपल के अंदर चला गया। करीब 10 सेकंड बाद वह आधी टूटी हुई ऑक्टोपस स्टैच्यू हाथ में लेकर बाहर आया। उसने बिना हिचकिचाए उसे मेरे सामने जोर से जमीन पर दे मारा। स्टैच्यू चकनाचूर हो गई। अगले ही पल वह घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गया। प्लीज बिग ब्रदर, मुझे अपना स्लेव बना लीजिए। ये देखकर मैंने और देर नहीं की। मैंने स्टोरेज रिंग से वह पीला स्लेव तालिस्मैन निकाला और सीधे झांग पेइपेइ के माथे पर चिपका दिया। स्लेव तालिस्मैन चमकने लगा। काले धुएं की पतली पतली लहरें निकलकर धीरे धीरे उसके शरीर में समा गईं। उसी पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे बीच कोई अदृश्य डोर बंध गई हो। अब सिर्फ एक ख्याल भर से मैं उसका अंत कर सकता था। मैंने संतोष से सिर हिलाया। तभी मैंने पीचवुड स्वॉर्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। झांग पेइपेइ ने बहुत सावधानी से स्वॉर्ड पकड़ ली। वह अविश्वास से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बस इसे अपने पास रखना। और हाँ, मेरा नाम यितियन है। ये सुनते ही जांग पेइपेइ चौंक गई। उसे तभी पता चला कि उसके सामने खड़ा इंसान बिलीवर्स के बीच बदनाम यितियन था। जब तक वह पूरी तरह संभलती, मैं 10 मीटर से भी ज्यादा आगे निकल चुका था। वह जल्दी जल्दी मेरे पीछे दौड़ पड़ी। इसके बाद हम दोनों लगातार एक टेंपल से दूसरे टेंपल तक जाते रहे और वहां बची हुई सारी सप्लाईज इकट्ठी करते रहे। रास्ते में हमें एक और नाइट इक्वे भी मिली, लेकिन हमेशा की तरह वह भी मेरे लिए सिर्फ एक्सपीरियंस देने वाली एक और शिकार बन गई। उससे मुझे मिला एक ब्रॉन्ज आर्म गार्ड, इंसेंस डाई की 10 जड़ें, 2 चेन मेल और एक कल्टीवेशन मैनुअल। मैंने दोनों चेन मेल में से एक जांग पेइपेइ को दे दी। फिर मैं खुद उस कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने लगा। ये टेक्निक भागने और दुश्मनों को मारने दोनों के लिए बेहद शानदार थी। इसे टॉप टियर टेक्निक कहा जा सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने टेक्निक पूरी तरह सीख ली, सामने से लोगों का एक बड़ा ग्रुप आता दिखाई दिया। उनका लीडर लाल बालों वाला एक लड़का था। उसके दाहिने हाथ में आधी टूटी हुई पीचवुड स्वॉर्ड थी और बाएं हाथ में बौद्धिस्ट प्रेयर बीड्स की एक माला। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। फिर झांग पेइपेइ का हाथ पकड़कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ग्रुप का लीडर लाल बालों वाला लड़का मुझे रोकते हुए बोला, हेलो ब्रो, मेरा नाम लॉन्ग ऑन्टियन है। ये कहते समय उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, मानो सिर्फ उसका नाम ही सबको झुका देने के लिए काफी हो। लेकिन मेरे जवाब ने उसे पूरी तरह चौंका दिया। मैंने बस तिरस्कार से ओह कहा और जवाब दिया यितियन। जैसे ही ये नाम सामने आया, पूरा ग्रुप शोर मचाने लगा। अच्छा, तो तू ही वो कमीना है, हमारा सामान वापस कर। भीड़ में किसी ने गुस्से से चिल्लाया। अगले ही पल चारों तरफ हंगामा मच गया। हर किसी की नजर में मेरे लिए सिर्फ गुस्सा और तिरस्कार था। तभी लॉन्ग ऑन्टियन ने ऊंची आवाज में कहा, बस करो, क्या अभी भी तमाशा कम हुआ है? ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा पक्ष ले रहा हो, लेकिन मैं भी कोई मासूम नहीं था। उसने अपनी लालच अच्छी तरह छिपाई थी, फिर भी उसकी आंखों की ग्रीड मुझसे छिप नहीं सकी। और सचमुच अगले ही पल उसका असली इरादा सामने आ गया। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेशर्म निकलेगा। उसने सीधे मुझसे कहा कि मैं अपना सारा इक्विपमेंट उसे दे दूं, बदले में वह बाकी की रातों में मेरी सुरक्षा करेगा। उसकी बात सुनकर मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। मैंने जांग पेइपेइ को अपनी तरफ खींच लिया, दूसरे हाथ में वाटरमेलन नाइफ पकड़ ली और उसकी नोक सीधे लॉन्ग आयोटियन के चेहरे की तरफ कर दी। बस अब दफा हो जाओ। लॉन्ग ऑन्टियन ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उससे इस तरह बात करूंगा। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया, लेकिन मेरे हाथ में मौजूद वाटरमेलन नाइफ देखकर उसने खुद को रोक लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे पीछे हटकर भीड़ के बीच चला गया। जब उसे यकीन हो गया कि वह सुरक्षित है, तभी उसने गुस्से में अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे बांध लो। इतनी बड़ी भीड़ सामने होने के बावजूद मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मैंने बिना झिझक एक तेज और घातक वार किया। सबसे आगे दौड़ता हुआ एक बूढ़ा आदमी उसी वार का शिकार बन गया। यह अचानक हुआ बदलाव देखकर बाकी सब लोग बुरी तरह डर गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सचमुच किसी को मार डालूंगा। कुछ पल के लिए कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया और इस पूरे समय लॉन्ग ऑन्टियन खुद कहीं दिखाई नहीं दिया। शुरू से ही वह सबसे पीछे छिपकर पूरा तमाशा देख रहा था, क्योंकि उसके पास ऐसी प्रेयर बीड्स थीं जो उसे 30 सेकंड के लिए इनविजिबल बना सकती थी। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि आखिर में मुझे खत्म करके सारी जीत खुद ले जाए। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सबके सामने किसी को मार दूंगा। कुछ देर तक दोनों तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। तभी भीड़ में अचानक अफरा तफरी मच गई। मॉन्स्टर मॉन्स्टर आ गया। मैंने आवाज की दिशा में देखा। एक नाइट इक्वे सीधे भीड़ की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। लॉन्ग आयोटियन के पास छिपकर हमला करने का मौका नहीं बचा। वह सोर्ड उठाकर सीधे नाइट इक्वे की तरफ बढ़ गया। मानना पड़ेगा उसके पास सचमुच कुछ ताकत थी। कुछ ही देर में उसने लड़ाई में बढ़त बना ली। अगर यही चलता रहता तो नाइट इक्वे का मरना तय था, और सच भी यही हुआ। ज्यादा समय नहीं लगा। नाइट इक्वे का पूरा शरीर घावों से भर गया। लग रहा था वह अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। मैंने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही वे फाइनल किल लेने आगे बढ़े, उसी समय पास के जंगल से एक और नाइट इक्वे
इकुए बाहर निकल आई। ये देखकर मैं तुरंत रुक गया और चुपचाप लॉन्ग ऑन्टियन को देखने लगा। असल में वह भी अब पीछे हटने का सोच रहा था, लेकिन इतनी कम हेल्थ वाली नाइट इकू को छोड़ने का मन भी नहीं था। वह बुरी तरह दुविधा में फंस गया। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। बस यहीं से उसके दिमाग में नया प्लान आ गया। भागने का इरादा उसने तुरंत छोड़ दिया। उल्टा वह दोनों नाइट इकुए को सीधे मेरी तरफ ले आया। जब वे मुझसे कुछ ही मीटर दूर पहुंचे, लॉन्ग ऑटियन ने अचानक अपनी प्रेयर बीड्स एक्टिवेट कर दी और अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो गया। दोनों मॉन्स्टर्स अपना टारगेट खो बैठे। उनकी खूनी नजर सीधे मुझ पर और जंग पेपे पर टिक गई। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस जो खुद चलकर मेरे पास आया था, उसे मैं कैसे छोड़ देता। मैंने तुरंत अपनी मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल की। एक पल में मेरा शरीर भूत की तरह गायब हो गया। हल्का सा कदम बढ़ाते ही मैंने घायल नाइट इकू का सिर एक ही वार में उड़ा दिया। दूसरी नाइट इकू अभी संभल भी नहीं पाई थी कि मेरी सोड दोबारा चल चुकी थी। उसका एक हाथ सीधे कटकर गिर गया। नाइट इकुए दर्द से चीख उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने साथियों को बुला रही हो। ये देखकर मैंने अब और देर नहीं की। एक तेज और निर्णायक वार के साथ मैंने उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन इस बार मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। 30 इंसेंस पॉइंट्स और कुछ आयरन ब्लॉक्स के अलावा मुझे एक भी डिवाइन आइटम नहीं मिला। इसके बाद मैं और जांग पेपे आसपास काफी देर तक घूमते रहे। रास्ते में मैंने कुछ और मॉन्स्टर्स मारकर एक्सपीरियंस भी फार्म कर ली। तभी हमारे आसपास हल्का हल्का कोहरा फैलने लगा। मुझे एहसास हुआ कि पता ही नहीं चला सुबह होने वाली है। मैंने बिना देर किए जैंग पेपे को साथ लिया और तेजी से टेंपल की तरफ भागा, क्योंकि दिन का कोहरा आसानी से इंसानों को रास्ता भुला देता था। खुशकिस्मती से मेरी कॉन्स्टिट्यूशन अब 34 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। जांग पेपे को साथ लेकर भी मुझे टेंपल लौटने में आधा घंटा भी नहीं लगा। जैसे ही हम टॉयज टेंपल के अंदर पहुंचे, झांग पेपे आदतन एक छोटे से कोने में बैठ गई। वह सावधानी से पूरे कमरे को देखने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर लकड़ी की मेज पर रखी डेटी स्टैच्यू पर पड़ी। उसने उत्सुकता से मुझसे पूछा, आपकी स्टैच्यू का कोई चेहरा क्यों नहीं है? उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया। मैंने तुरंत स्टैच्यू की तरफ देखा। मेरी नजर में उस स्टैच्यू का चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था, लेकिन ये मेरे लिए और भी अच्छा था। मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने बस इतना कहा, मेरी स्टैच्यू थोड़ी स्पेशल है। अगर पूरे मन से इसकी वर्शिप करोगी तो चमत्कारी असर मिलेगा। ये कहते हुए मैंने स्टोरेज रिंग से 3 इंसेंस स्टिक्स निकाली, उन्हें जलाया और जांग पेपे को पकड़ा दिया। उसने बिना किसी सवाल के मेरी बात मान ली। उसने इंसेंस स्टिक्स इंसेंस बर्नर में लगा दी और पूरी श्रद्धा से 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसी समय मैं गॉड पर्सपेक्टिव में बदल गया। ऊपर से नीचे देखते हुए मैं जांग पेपे को अपने ही पैरों में झुका हुआ देख रहा था। तो गॉड होना इतना रोमांचक एहसास देता है। इस एहसास ने मेरे इरादे को और भी मजबूत कर दिया। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने टाओइस्ट टेंपल को अपग्रेड करना था। बस उस अपग्रेड के लिए अभी कुछ और मटेरियल्स की कमी थी। मैंने झांग पेपे से कहा कि वह बिलीवर्स ग्रुप में मेरे लिए पूछताछ करे। आखिर मेरी मौजूदा रेपुटेशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता था कि कोई भी मुझसे ट्रेड करेगा। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने सफलतापूर्वक क्लोजिंग इंसेंस बर्नर को लेवल 3 तक अपग्रेड कर दिया। पूरा दरवाजा पहले से काफी बड़ा हो गया। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़कर 100 हो गई। अब इंसेंस बर्नर में एक साथ 10 इंसेंस स्टिक्स रखी जा सकती थी। उधर झांग पेपे ने भी सफलतापूर्वक सेकंड जनरेशन फ्यूल तैयार कर लिया। इन सब के साथ मैंने टेंपल को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे शब्द पूरे हुए, पूरा टेंपल जोर से कांप उठा। अंदर मौजूद छोटी छोटी मूर्तियां भी धीरे धीरे ऊंची होने लगी। आखिरकार वे 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाकर रुक गईं। टेंपल के अंदर की जगह भी पहले से लगभग 2 गुनी हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे डिवाइन एवेटार ने भी पूरे शरीर में एक बेहद आरामदायक एहसास महसूस किया। उसे ऐसा पूर्वाभास हुआ कि अगर उसकी डिवाइन सोल एक निश्चित लेवल तक पहुंच गई तो वह मूर्ति से अलग होकर एक नए रूप में इस दुनिया में चल फिर भी सकेगा। मैंने बिना देर किए कुछ इंसेंस स्टिक्स निकाली और बर्नर में रख दी। फिर मैंने गहराई से झुककर प्रणाम किया। चांटिंग लैंप से एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। चारों तरफ सुनहरी रोशनी खिल उठी। मैं और झांग पेपे दोनों ने फिजिकल फिटनेस एनहांसमेंट का रिवॉर्ड प्राप्त किया। मास्टर, क्या ये भी आपकी ही शक्ति है? ये तो कमाल है। वह हैरानी से चिल्ला उठा। मैंने उसे बताया कि ऐसा नहीं है, मैं ओरिजिनल गॉड नहीं हूँ। पता नहीं कितना समय बीत गया। सुनहरी रोशनी कुल 20 बार दोहराई गई। झांग पेपे ने अपने शरीर को गौर से देखा। उसे पता चला कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पूरे 100 पॉइंट्स बढ़ चुकी थी। हैरानी के बीच उसकी नजर मेरी तरफ चली गई। अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो गया और दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं चला था कि मेरी शर्ट कब उतर गई। मेरे शरीर की मसल्स बिल्कुल संतुलित थीं, मानो उन्हें किसी ने चाकू और कुल्हाड़ी से तराशा हो। पूरा शरीर बेहद आकर्षक लग रहा था। उसी समय मैंने भी मेडिटेशन से अपनी आंखें खोल दी। असल में मैं सारी इंसेंस पावर को अपने शरीर में समाहित करना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि जैसे ही मेरी कॉन्स्टिट्यूशन 100 पॉइंट्स पर पहुंची, वह किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ रही थी। मानो कोई बॉटल नेक सामने आ गया हो। मैंने भौहें सिकोड़ ली और अपना एट्रीब्यूट पैनल खोल दिया। अचानक मेरी नजर सिस्टम सेक्शन पर जाकर टिक गई, क्योंकि उसके बगल में एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाई दे रहा था, जिस पर लिखा था चैन लेवल 1। ये आखिर क्या चीज है, ये जानने के लिए मैंने चुपचाप मिस्टीरियस चैट ग्रुप खोल दिया। क्या बात है, सिर्फ कुछ 100 लोग ही मरे। ये सारे गॉड्स तो बिल्कुल निकम्मे निकले। तुम्हें पता है, दूसरी रात
शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। चलो उनके आसपास कुछ और नाइट मेलोजर रख देते हैं, खासकर उस यतियान के लिए। हालांकि मुझे बॉडी रिफाइनमेंट से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन मुझे ये जरूर पता चल गया कि गॉड्स मुझे फंसाने की तैयारी कर रहे थे। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ये आवेश में कदम उठाने का समय नहीं था। मैंने तुरंत अपना गियर पहन लिया, फिर अपने लिए दोबारा इंसेंस जला दी और एक सिगरेट सुलगा ली। उसके बाद मैंने झांग पेई पे से कहा कि वह यहीं मेरा इंतजार करे, और मैं आराम से टेम्पल से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर घना कोहरा तेजी से छूटने लगा। ब्लड मून पूरी तरह आसमान में उग चुका था। सामने जंगल के भीतर हरी चमकती आंखों के 1 दर्जन जोड़े ठंडी रोशनी बिखेर रहे थे। एक जोरदार दहाड़ के साथ मॉन्स्टर मेरी तरफ झपट पड़े, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही पूरी तरह बदल चुकी थी। फ्लोइंग क्लाउड स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने शांत भाव से डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक चलाई। सिर्फ एक पल में सबसे आगे दौड़कर आने वाले मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद मैं भेड़ियों के झुंड में घुसी बाघ की तरह पागलों की तरह लड़ने लगा। 20 मिनट बाद चारों तरफ फिर से शांति छा गई। टेम्पल के एंट्रेंस पर हल्की धुंध फैल गई। जमीन पर अनगिनत रिसोर्सेज बिखरे पड़े थे। मैं भारी सांसें लेते हुए एक घुटने के बल बैठ गया। मैंने अपने हाथ में मौजूद सुन्न पड़ चुकी ब्लेड की तरफ गहरी नजर डाली। उसमें जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी। मुझे लगा अब अपना गियर अपग्रेड करने का समय आ गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे इस शानदार प्रदर्शन की वजह से इस समय गॉड्स चैट ग्रुप में पूरी तरह हड़कंप मच चुका था। ये कैसे हो सकता है? उसने सच में ये कर दिखाया। लेकिन फिलहाल मेरे पास उनकी परवाह करने का समय नहीं था, क्योंकि मेरी पूरी नजर जमीन पर फैले ढेर सारे रिसोर्सेज पर थी। मैं इतना हैरान था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। कल जब मैंने उस मॉन्स्टर को मारा था तो उससे निकलने वाली धुंध काली थी, लेकिन आज वह अलग थी। अब इस तरह देखकर मुझे सब समझ आ गया। धुंध का रंग सीधे मिलने वाले रिवॉर्ड से जुड़ा हुआ था। आखिर मॉन्स्टर्स पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। उन्हें मारने की कीमत भी बढ़ गई थी। जैसा कि उम्मीद थी, इंसेंस जैसी बेसिक सप्लाईज की कीमत 2 गुनी हो चुकी थी, और मुझे 2 कल्टीवेशन मैनुअल्स भी मिले। बेसिक लाइफ बर्निंग मेथड, लो लेवल इविल स्लेइंग, जनरल गाइड। पिछले अनुभवों की वजह से मैंने बिना किसी झिझक के दोनों टेक्निक्स तुरंत एब्जॉर्ब कर ली। मेरी पुरानी डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक सिर्फ बिगिनर लेवल की थी, इसलिए उसे फर्स्ट ईयर इविल स्लेइंग जनरल गाइड ने रिप्लेस कर दिया। जहां तक लाइफ बर्निंग मेथड की बात थी, उसका एहसास तो और भी अद्भुत था। ये मेथड सीखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर के अंदर आग जल रही हो। यहाँ तक कि मेरा दिल भी पहले से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली हो गया। अपने शरीर में आए इन बदलावों को महसूस करके मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह बढ़ गया। मैं एक बार फिर रिसोर्सेज खोजने के लिए निकल पड़ा। इस बार मैंने ऐसी जगह चुनी जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। जंगल घने पत्तों और फैली हुई शाखाओं वाले प्राचीन पेड़ों ने आसमान तक ढक रखा था। उन्होंने ब्लड मून की रोशनी का भी बड़ा हिस्सा रोक दिया था। मैं बेहद सावधानी से आगे बढ़ता गया। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक चारों तरफ से सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज कभी पास लगती तो कभी बहुत दूर, और लगातार गूंजती ही जा रही थी। सुरक्षा के लिए मैंने दोबारा गॉड्स चैट ग्रुप खोलने का फैसला किया। ओह, वो स्नोवी नाइट सीक्रेट रियल्म तक पहुंच गया। 10 सालों में वहां पहुंचने वाला वो पहला इंसान है। पहले जिंदा तो बच जाए, तभी उसका फायदा उठा पाएगा। कुछ ही देर में तमाशा देख रहे गॉड्स 2 गुटों में बांट गए। कुछ आशावादी थे तो कुछ निराशावादी। वे लगातार बहस करते रहे। उनकी बातचीत सुनकर मैं भी दुविधा में पड़ गया। कुछ देर तक मैं कोई फैसला नहीं कर पाया। तभी अचानक चैट ग्रुप के सभी गॉड्स चुप हो गए, क्योंकि अब तक शांत बैठे ग्रुप ओनर 3rd लेवल डीटी घोस्ट डाओइस्ट ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसने सुझाव दिया, अगर वह सीक्रेट रियलम क्लियर कर ले तो क्या मार्केट खोला जा सकता है? किसी के जवाब का इंतजार किए बिना उसने सबसे पहले 50 इंसेंस स्टिक्स इन्वेस्ट कर दिए। बाकी सभी 1st लेवल गॉड्स ने जब अपने बॉस को सपोर्ट करते देखा तो उनके लिए विरोध करना मुश्किल हो गया, इसलिए वे भी एक एक करके इन्वेस्ट करने लगे। आखिरकार डेथ सेक्शन में जमा हुई इंसेंस की मात्रा हैरान कर देने वाले 1354 पॉइंट्स तक पहुंच गई, जबकि सर्वाइवल वाले लाल और नीले सिंबल पर सिर्फ 50 इंसेंस पॉइंट्स ही थे। मैं चैट विंडो के सामने खड़ा ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वह गुस्से से दांत पीस रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने दांत भींच लिए और अपने पास मौजूद इकलौते 200 इंसेंस पॉइंट्स निकाल लिए। उसने उन सभी को लाल बटन पर इन्वेस्ट कर दिया। सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने चैट विंडो बंद कर दी और लंबे कदमों से सीक्रेट रियलम के अंदर प्रवेश कर गया। मेरे सामने अंतहीन बर्फीला मैदान फैला हुआ था। अंदर कदम रखते ही मेरी नजर जमीन पर पड़े खून और हड्डियों के ढेर पर गई। हड्डियों को देखकर लग रहा था कि वे किसी बच्चे की थी। मैं झुककर उन्हें उठाकर ध्यान से देखने ही वाला था, लेकिन मेरा हाथ सीधा उनके आर पार निकल गया। लगता था मैं अभी भी पूरी तरह इस जगह में प्रवेश नहीं कर पाया था। तभी मैंने सामने एक दुबले पतले नौजवान को धीरे धीरे मेरी तरफ आते देखा। वह चलते हुए बीच बीच में अपने फटे हुए होंठ चाट रहा था। जब वह लिन फैन के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। मैं सतर्क हो गया और अपना चाकू उठाने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वह लड़का सीधे मेरे शरीर के आर पार निकल गया, मानो उसने मुझे देखा ही ना हो। वह सीधे जमीन पर पड़ी उन सूखी हड्डियों के पास गया। फिर उसने एक हड्डी उठाई और बिना किसी झिझक के उसे अपने मुंह में डाल लिया। वह उसे पूरी ताकत से चबाने लगा, मानो यही उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसकी हरकतें बेहद अभ्यास वाली थीं। साफ था वह ऐसा पहली बार नहीं कर रहा था। जब हड्डियों से बचा खुचा
रोमांस भी लगभग खत्म हो गया तो वह लड़का फिर से आगे बढ़ गया। मैंने कुछ देर सोचा, फिर फैसला किया कि मैं उसी के पीछे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद पता नहीं हम कितनी देर तक चलते रहे। जब मैं लगभग हार मानने वाला था तभी मुझे सामने हल्की सी आग की रोशनी दिखाई दी। वह शायद कोई गांव था। मैंने राहत की सांस ली कि अब कम से कम थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आई। वह लड़का अचानक बर्फ पर गिर पड़ा। वह मरने की हालत में था। उसके होंठ लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैं पास जाकर ध्यान से सुनने लगा। तब मुझे पता चला कि वे किसी ब्लड गॉडेस से प्रार्थना कर रहा था। पहले मुझे लगा ये सिर्फ मरने से पहले खुद को दिलासा देने की कोशिश है, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रार्थना जारी रही वैसे वैसे सचमुच एक चमत्कार हो गया। मेरी हैरान आंखों के सामने बर्फ के अनगिनत टुकड़े तेजी से उड़कर आए और उस लड़के के पास जाकर इकट्ठा होने लगे। कुछ ही पलों में वे एक बेहद सुंदर और गरिमामयी महिला में बदल गए। वह एक सिंहासन पर शान से बैठी थी और नीचे उस लड़के को देख रही थी। उस लड़के ने जब उस दिव्य अस्तित्व को देखा तो वह अपनी हालत की परवाह किए बिना संघर्ष करते हुए उठ खड़ा हुआ और घुटनों के बल बैठकर उसकी पूजा करने लगा। गॉडेस ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक खून से लाल आईबॉल हवा में तैरने लगा। उसी समय मेरे दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। उसने उस लड़के से कहा कि उसे बस इस आईबॉल को निगलना होगा, बदले में गांव के लिए भोजन मिल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत ये होगी कि वह हमेशा के लिए अंधेरे में भटकने वाला मॉन्स्टर बन जाएगा। ये सुनने के बाद भी उस लड़के ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसने बिना हिचक सिर हिला दिया। जब तक उसका परिवार जिंदा रह सकता है वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। इतना कहकर उसने कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसने उस ब्लड आईबॉल को पकड़कर सीधे अपने मुंह में डाल लिया। ये देखकर गॉडेस ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भी नाक, आंख या मुंह नहीं था। फिर भी उसके बिना अंगों वाले चेहरे पर हल्की सी स्माइल उभर आई। उसने अपनी जेड जैसी उंगली से हल्का सा इशारा किया। अगले ही पल जमीन पर खाने से भरे कई बड़े बड़े बोरे दिखाई देने लगे। तुम्हारे पास अभी भी 30 मिनट है। इतना कहकर गॉडेस घूमती हुई बर्फ की फुहारों में बदल गई और रात के अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गई। मैं उस लड़के के पास खड़ा होकर उसके शरीर में हो रहे बदलावों को देखने लगा। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसके शरीर में बदलाव तेजी से बढ़ने लगे। उसकी त्वचा साफ दिखाई देने लायक काली होने लगी। उसके नाखून और बाल भी तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन उसे इन सब से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। वह खुशी खुशी खाने के बोरे उठाकर गांव की तरफ दौड़ पड़ा। आखिरकार वह गांव के एंट्रेंस पर पहुंच गया। वह बेसब्री से चिल्लाया, मुझे बहुत सारा खाना मिल गया। अगले ही पल जो गांव कुछ देर पहले बिल्कुल सुनसान था, वहां से बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल आए। उन सभी की आंखें हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं, मानो भूखे भेड़ियों का झुंड हो। लड़के ने अपने कंधे से खाने के 5 बोरे उतारे और मुस्कुराते हुए उन्हें सबके हवाले कर दिया। लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। भीड़ में उसे अपने माता पिता कहीं दिखाई नहीं दिए और हर कोई उससे नजरें चुरा रहा था। उसका दिल अचानक बैठ गया। सबके रोकने के बावजूद वह भागता हुआ अपने घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने उस परिचित दरवाजे को खोला उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। वह वहीं का वहीं जम गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बर्तन रखा था। उसके अंदर 3 इंसानों के कंकाल पड़े थे, 2 छोटे और एक बड़ा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने एक दर्दनाक चीख निकाली। उसी पल उसके मुंह से लंबे नुकीले दांत निकलने लगे। उसके नाखून भी लंबे और धारदार हो गए, जो चांदनी में डरावनी चमक बिखेर रहे थे। तभी मुझे अचानक समझ आया, इस समय वह लड़का बिल्कुल बाहर वाले यीकुए जैसा दिख रहा था। मैं अभी हैरानी में ही था कि अचानक मुझे एक भयानक खतरे का एहसास हुआ। अगले ही सेकंड उसके विशाल पंजे मेरे सामने पहुंच चुके थे। मैंने तुरंत अपना चाकू उठाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि मैं दूर जाकर जा गिरा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने हाथ उठाकर देखा तो मेरी पैरालिसिस ब्लेड 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी। अगर मैंने चेन मेल नहीं पहनी होती तो वह एक ही वार में मेरी जान ले लेता। अब मुझे समझ आया कि गोस्ट डॉइस्ट इस जगह को इतना खतरनाक क्यों बता रहा था। इस सीक्रेट रियल्म की डिफिकल्टी आम इंसानों की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागो। जितनी दूर भाग सकते हो उतना बेहतर। खुशकिस्मती से यीकुए ने मेरा पीछा नहीं किया, बल्कि वह मुड़कर गांव के एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद मेरे पीछे से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। लेकिन मुझे हमेशा लग रहा था कि मामला इतना आसान नहीं है, और सच भी यही था। जैसे ही यीकुए ने एक विलेजर का शरीर चीर डाला, मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया, यहाँ तक कि मेरी त्वचा की सिलाइयों से भी खून बहने लगा। तभी मुझे समझ आया कि यह सीक्रेट रियल्म बिल्कुल आसान नहीं था। अगर मेरा अंदाजा सही था तो मेरी जान इन विलेजर्स से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब अब मुझे यीकुए से लड़कर इन विलेजर्स की रक्षा करनी ही होगी। हालांकि मैं अंदर से बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने बाएं हाथ में टूटी हुई पैरालिसिस ब्लेड पकड़ी और दाएं हाथ में स्टोरेज से निकाली हुई पीछवुड स्वॉर्ड थाम ली। मैंने फ्लोइंग क्लाउड स्टेप का इस्तेमाल किया और बिजली की तरह यीकुए के पास पहुंच गया। एक ही वार में मैंने एक विलेजर की जान बचा ली। उसके बाद मैंने एक पल के लिए भी लापरवाही नहीं की। मैंने तुरंत लाइफ बर्निंग हार्ट टेक्निक एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर से घना धुआं निकलने लगा। मेरे शरीर में खून का प्रवाह पहले कभी न देखे गए लेवल पर पहुंच गया। मैंने एक लंबी सांस छोड़कर शरीर की सारी बासी हवा बाहर निकाली। मेरी आंखें बेहद तेज हो गईं। यीकुए के पंजों का हर वार मेरे दिमाग
में अनगिनत गुना धीमा दिखाई देने लगा। मैंने एक हाथ में ब्लेड पकड़ी और दूसरे हाथ में सोर्ड। अचानक मैं एक तरफ हटते हुए वार कर गया और सफलतापूर्वक यिकुए की एक बांह काट दी। यिकुए गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि उसके शरीर का बीच वाला हिस्सा पूरी तरह खुल चुका था। मैंने मौका नहीं छोड़ा। मैं छोटे से तोप के गोले की तरह उसकी तरफ झपटा। ब्लेड और सोर्ड दोनों से एक साथ हमला किया। मेरा इरादा उसी वार में उसका सिर उड़ाने का था, लेकिन यिकुए ने अपना सिर अचानक दाईं ओर घुमा लिया, पूरा 90 डिग्री, और वह मौत के उस वार से बाल बाल बच गया। लेकिन उसकी बांहें इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। मैंने दोनों को एक ही वार में काट डाला। पैरालाइसिस ब्लेड का काम था डिफेंस तोड़ना, जबकि पीचवुड सोर्ड उसकी रिजेनरेशन रोक रही थी। दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट था। दूसरी तरफ यिकुए की दोनों बाहें कट चुकी थीं, फिर भी उसका हमला रुका नहीं। जब हाथ नहीं बचे तो उसने पैरों से हमला शुरू कर दिया। पिछली लड़ाइयों के अनुभव की वजह से मैंने सही मौका आसानी से पकड़ लिया। जैसे ही उसने लात मारी, मैंने उसका पिंडली वाला पैर भी काट दिया। यिकुए का संतुलन बिगड़ गया और उसका विशाल शरीर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर मैंने राहत की लंबी सांस ली। फिर हाथ में हथियार लिए मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उसका सिर काटने वाला था, मेरे दिल में अचानक भयानक खतरे की भावना उठी। उसी समय लाइफ बर्निंग हार्ट टेक्निक का साइड इफेक्ट शुरू हो गया। मजबूर होकर मुझे उसे खत्म करने का मौका छोड़ना पड़ा। यिकुए जोर जोर से सांस ले रहा था। उसी पल जमीन पर पड़ा यिकुए अपना इकलौता बचा हुआ पैर उठाने में कामयाब हो गया और उसने पूरी ताकत से मुझे लात मार दी। मैं हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। एक पेड़ के पास गिरते ही मेरे मुंह से खून की बड़ी धार निकल गई। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था। मैंने देखा यिकुए अपना टूटा फूटा शरीर घसीटते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ रेंग रहा था। मैंने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी जो विलेजर्स पहले भाग गए थे वे उसी समय वापस आ गए। वे मेरी तरफ दौड़ते हुए आए। कुछ के हाथों में कुदाल थी, कुछ के हाथों में दरांतियां थी। वे नारे लगाते हुए सीधे यिकुए पर टूट पड़े। मुझे पता था वे ये सब मेरा एहसान चुकाने के लिए नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। आखिरकार भीड़ के लगातार हमलों के नीचे यिकुए पूरी तरह शांत हो गया, लेकिन मैंने जरा भी राहत महसूस नहीं की, बल्कि मैंने अपने हथियार और भी मजबूती से पकड़ लिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि ये लोग साधारण विलेजर्स नहीं थे। ये इंसानों को खाने वाले मॉन्स्टर्स का एक झुंड था।